नमस्कार। आज हम भारतीय शासन व्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जी, एक ऐसा स्तंभ जो हमारे संविधान की रक्षा करता है और हमारे अधिकारों का प्रहरी भी है। बिल्कुल। इस स्लाइड में हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की, जिसे संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है। हाँ, तो आज का हमारा विषय है उच्चतम न्यायालय, संविधान का संरक्षक। ये भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष संस्थान है, मतलब सबसे ऊंची अदालत। और संविधान की व्याख्या और उसकी सुरक्षा का जो अंतिम अधिकार है, वो इसी के पास है। एकदम। और ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जो बिना किसी दबाव के काम करती है। तो हमारा लक्ष्य होगा कि परीक्षा की दृष्टि से उच्चतम न्यायालय से जुड़े हर महत्वपूर्ण तथ्य और अवधारणा को सरल भाषा में समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। जी। पहला बिंदु है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कलकत्ता में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774। दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1935, फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय की नींव रखी। और तीसरा 28 जनवरी 1950, वर्तमान उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन। तो चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हाँ, ये भारत में कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय की एक तरह से शुरुआत थी। 1774 में कलकत्ता में बना था। और परीक्षा में ये सवाल सीधा आता है कि भारत में पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई? तो जवाब है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। इसने फेडरल कोर्ट की स्थापना की, जो आज के सुप्रीम कोर्ट का पूर्ववर्ती था। जी, और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। भारत के संविधान का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो इसी अधिनियम से लिया गया है। अच्छा। हाँ, जिसमें न्यायपालिका की संरचना भी शामिल है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर 28 जनवरी 1950, ये हमारे वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के उद्घाटन की तारीख है। बिल्कुल, भारत के गणतंत्र बनने के ठीक 2 दिन बाद। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक स्थिति और संरचना के बारे में। जी। पहला बिंदु भाग वी, पार्ट वी, अनुच्छेद 124 से 147 तक प्रावधान। एकीकृत न्याय व्यवस्था, भारत में एकल न्याय प्रणाली है। और तीसरा, शीर्ष पर उच्चतम न्यायालय और उसके अधीन उच्च न्यायालय। तो भागवी, अनुच्छेद 124 से 147, ये तो सीधे याद रखना है ना। हाँ बिल्कुल, परीक्षा के लिए सीधा फैक्ट है कि संविधान के भाग 5 में संघ की न्यायपालिका का वर्णन है और अनुच्छेद 124 से 147 तक इससे संबंधित हैं। और ये एकीकृत न्याय व्यवस्था, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूरे देश के लिए एक ही न्यायिक संरचना है, अलग अलग नहीं। अच्छा। इस फिगर में दिखाया गया है कि ये एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर है उच्चतम न्यायालय उसके नीचे राज्यों के उच्च न्यायालय। और सबसे नीचे हैं अधीनस्थ न्यायालय जैसे जिला अदालतें। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है। जी, अनुच्छेद 124, इसे याद कर लीजिए। ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन से संबंधित है। सबसे पहला और सबसे जरूरी अनुच्छेद। बिल्कुल। इस स्लाइड में हम न्यायाधीशों की संख्या पर चर्चा करेंगे। ठीक है। पहला बिंदु, मूल संविधान, कुल 8 न्यायाधीश, 1+7। दूसरा, वर्तमान संख्या 2019 से 34, 1 मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। और तीसरा। संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद पार्लियामेंट के पास है। तो जब संविधान बना था तब सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 8 जज थे। हाँ, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश, बहुत कम। लेकिन 2019 में ये संख्या बढ़ाकर 34 कर दी गई। ये करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि जजों की संख्या कौन बढ़ा सकता है। हाँ, ये अक्सर कंफ्यूज करता है। और जवाब है संसद। राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश नहीं, सिर्फ संसद। जी, और इस एग्जाम अलर्ट टेबल को देखें। इसमें साफ दिखाया गया है कि कैसे समय समय पर, जैसे 1956 में 10, 1960 में 13, संसद ने ही ये संख्या बढ़ाई है। तो ये अधिकार पूरी तरह से संसद के हाथ में है। इस स्लाइड में हम न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को समझेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। पहला बिंदु, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कोलिजियम प्रणाली, मुख्य न्यायाधीश प्लस 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह अनिवार्य। और तीसरा, 99वां संशोधन 2014, एनजेएसी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, जिसे 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था।
तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करते हैं। हाँ, लेकिन एक व्यवस्था है जिसे कहते हैं कोलिजियम प्रणाली। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे सीनियर जज मिलकर नामों की सिफारिश करते हैं। और एग्जाम अलर्ट कहता है कि कोलिजियम की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। बिल्कुल, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। राष्ट्रपति को वो नाम मानने ही पड़ते हैं। लेकिन इस पर विवाद भी हुआ था, NJAC वाला। जी, 2014 में सरकार ने कोलिजियम प्रणाली को बदलने के लिए NJAC का गठन किया था। लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे यह कहकर रद्द कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। ये एक ऐतिहासिक फैसला था। बहुत बड़ा। ठीक है, इस स्लाइड में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या अर्हताएं, क्वालिफिकेशंस चाहिए और शपथ कौन दिलाता है। जी। पहला, वो भारत का नागरिक हो। अनुभव, किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष जज और 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो। और एक और विकल्प है, राष्ट्रपति की नजर में एक पारंगत विद्वता हो। और शपथ, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष। तो पहली शर्त तो सीधी है, भारत का नागरिक होना। हाँ। दूसरी शर्त अनुभव है, जिसमें 2 विकल्प हैं, या तो 5 साल हाईकोर्ट में जज रहे हों या 10 साल हाईकोर्ट में वकील रहे हों। बिल्कुल। और तीसरी शर्त एक विकल्प है कि वो व्यक्ति राष्ट्रपति की राय में कानून का एक महान ज्ञाता हो। और शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। जी। अब यहाँ नीचे दिए जाए बॉक्स पर विशेष ध्यान दें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जज बनने के लिए न्यूनतम आयु यानी मिनिमम एज का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये परीक्षा में फंसाने वाला सवाल होता है। बिल्कुल। अब इस स्लाइड में हम वेतन और कार्यकाल की बात करेंगे। ठीक है। वेतन, भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से भारत संसद मतदान नहीं कर सकती। CJI वेतन 2,80,000 रुपए प्रति माह। अन्य जज 2,50,000 रुपए प्रति माह। और कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक। तो देखिए, जजों का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इसका मतलब है कि इस पर संसद में बहस हो सकती है, पर वोटिंग नहीं हो सकती, ताकि उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बनी रहे। एकदम। और ये वेतन के आंकड़े सीधे पूछे जा सकते हैं। और कार्यकाल कोई फिक्स टर्म नहीं होता। नहीं, कोई 5 या 6 साल का कार्यकाल नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक पद पर रहते हैं। और एग्जाम अलर्ट में पेंशन का भी जिक्र है। हाँ, पेंशन उनके अंतिम महीने के वेतन का 50% होती है। इस स्लाइड में हम जजों को पद से हटाने की कठिन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे, जिसे महाभियोग भी कहते हैं। जी, इम्पीचमेंट। पहला, त्यागपत्र, राष्ट्रपति को लिखित रूप में। हटाने का आधार सिद्ध कदाचार या असमर्थता। और प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित। तो अगर कोई जज चाहे तो वो राष्ट्रपति को लिखित इस्तीफा दे सकता है। लेकिन अगर हटाना हो तो सिर्फ 2 ही आधार हैं, सिद्ध कदाचार या असमर्थता। और प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। इसके लिए प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पास करना होता है। विशेष बहुमत मतलब कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। अच्छा, और एग्जाम अलर्ट क्या कहता है? ये प्रक्रिया शुरू करने के लिए प्रस्ताव पर लोकसभा में 100 सदस्यों या राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं। ये संख्याएं परीक्षा में पूछी जाती हैं। और तदर्थ। ठीक है, कार्यकारी और तदर्थ। पहला, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 8/126 पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश 8/127 कोरम पूरा न होने पर नियुक्ति। और तदर्थ न्यायाधीश केवल HC के जजों में से चुने जाते हैं। और इनकी नियुक्ति CJI द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से। तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मतलब एक्टिंग CJI अनुच्छेद 126 के तहत जब CJI का पद खाली होता है तो राष्ट्रपति किसी जज को अस्थायी रूप से CJI बना सकते हैं। और ये तदर्थ यानी एडहॉक जज। एडहॉक जज की जरूरत तब पड़ती है जब सुप्रीम कोर्ट की बैठक के लिए जजों की न्यूनतम संख्या यानी कोरम पूरी नहीं होती। अच्छा, कोरम पूरा करने के लिए। जी, और ये जज केवल हाईकोर्ट के योग्य जजों में से ही नियुक्त हो सकते हैं। इनकी नियुक्ति CJI करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से। ये अंतर याद रखने वाला है। बिल्कुल। इस स्लाइड में हम सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार यानी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है ये। अनुच्छेद 131, वे विवाद जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं। जैसे 1. केंद्र सरकार वैस एक या अधिक राज्य। 2 केंद्र और राज्य वैस अन्य राज्य। और 3 2 या अधिक राज्यों के बीच आपसी विवाद। तो मूल क्षेत्राधिकार का मतलब हुआ कि कुछ मामले ऐसे हैं
जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकती है, किसी निचली अदालत में नहीं। जी, और ये शक्ति मिलती है? अनुच्छेद 131 से। ये मामले ज्यादातर संघीय ढांचे से जुड़े होते हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के आपसी विवाद। एकदम। और एग्जाम अलर्ट पर ध्यान दें, इसका मुख्य उद्देश्य ही संघीय विवादों, फेडरल डिस्प्यूट्स का समाधान करना है। ये इसका कोर फंक्शन है। इस स्लाइड में हम सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति, रिट क्षेत्राधिकार, रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करेंगे। हाँ, ये तो नागरिकों के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक, गार्डियन है। और ये 5 प्रकार के रिट्स जारी कर सकता है। जी। 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। 2 परमादेश, मैंडेमस। 3 प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। 4 उत्प्रेषण, सर्टेररी। और 5 अधिकार पृच्छा, क्वो वारंटो। तो जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हाँ, यह अधिकार मिलता है अनुच्छेद 32 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा के लिए ये 5 तरह के विशेष आदेश यानी रिट जारी कर सकता है। इनके नाम याद रखने बहुत जरूरी हैं। और एग्जाम अलर्ट तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। ये प्रश्न अनगिनत पार परीक्षाओं में पूछा गया है। संविधान की आत्मा और हृदय। बिल्कुल। इस स्लाइड में हम अपीलीय और सलाहकारी शक्तियों को समझेंगे। अपीलीय, संवैधानिक, दीवानी और आपराधिक मामलों में निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध। सलाहकारी, अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर एससी से सलाह मांग सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है। तो अपीलीय शक्ति का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ा अपील का न्यायालय है। आप हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ यहां अपील कर सकते हैं। और सलाहकारी शक्ति ये अनुच्छेद 143 में है। जी, इसके अनुसार राष्ट्रपति किसी कानूनी या तथ्यात्मक मामले पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। लेकिन इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली, सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए मजबूर नहीं है। और दूसरी, जैसा कि एग्जाम अलर्ट में बताया गया है, राष्ट्रपति भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये बस एक सलाह है, आदेश नहीं। बिल्कुल। इस स्लाइड में हम सुप्रीम कोर्ट की 2 अन्य शक्तियों, अभिलेख न्यायालय और न्यायिक समीक्षा पर चर्चा करेंगे। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड जुडिशियल रिव्यू। अनुच्छेद 129, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। इसके निर्णय साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं। अवमानना, कंटेम्प्ट। कोर्ट को दंड देने का अधिकार, 6 माह जेल, 2000 रुपए जुर्माना। और न्यायिक समीक्षा, कानूनों की संवैधानिकता जांचने की शक्ति। तो अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब हुआ? अनुच्छेद 129 में। इसके 2 मतलब हैं। पहला, इसके सभी फैसले रिकॉर्ड के तौर पर रखे जाते हैं और वो निचली अदालतों के लिए कानून का काम करते हैं। और दूसरा, इसी शक्ति के तहत कोर्ट अपनी अवमानना के लिए किसी को भी दंडित कर सकता है। और न्यायिक समीक्षा, ये सुप्रीम कोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक है। इसके तहत वो संसद या विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच कर सकता है कि वो संविधान के अनुसार हैं या नहीं। और अगर नहीं है तो उसे रद्द कर सकता है। बिल्कुल। और एग्जाम अलर्ट में केशवानंद भारती केस 1973 का जिक्र है। हाँ, ये तो बहुत ही लैंडमार्क केस है। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया था। ठीक है, इस स्लाइड में हम कुछ और महत्वपूर्ण शक्तियों पर नजर डालेंगे। जी, कुछ अन्य शक्तियां। चुनाव विवाद। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद केवल एससी तय करता है। पुनर्विलोकन, रिव्यू, अनुच्छेद 137 के तहत अपने ही फैसलों की समीक्षा। और बाध्यकारी, एससी के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर लागू होते हैं। तो पहला पॉइंट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ा कोई भी विवाद सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुलझाया जा सकता है, किसी और कोर्ट में नहीं। किसी और में नहीं। दूसरा, पुनर्विलोकन, अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए किसी फैसले को दोबारा जांच सकता है और उसे बदल भी सकता है, अपनी गलती खुद सुधार सकता है। हाँ। और तीसरा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के बाकी सभी कोर्ट्स को मानना अनिवार्य है। इस अंतिम स्लाइड में हम अब तक पढ़े गए सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों का एक त्वरित रिवीजन करेंगे। एक तरह की चीट शीट है ये तो बहुत उपयोगी है। 8(1)24, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन। 8(1)29, अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 131, मूल क्षेत्राधिकार। और आर्टिकल 137, न्यायिक पुनर्विलोकन। जुडिशियल रिव्यू। और आर्टिकल 143, राष्ट्रपति की सलाह लेने की शक्ति।
जैसा कि एग्जाम अलर्ट में कहा गया है, रिवीजन के लिए इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। बिल्कुल, ये पांचों अनुच्छेद सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हमने उच्चतम न्यायालय के बारे में विस्तार से चर्चा की। जी, लगभग सभी पहलुओं को हमने कवर किया। हमने इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मतलब 1773, 1935 और 1950 को जाना। फिर हमने इसकी संरचना, जजों की संख्या, नियुक्ति यानी कॉलेजियम प्रणाली और हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया है उसको समझा। हमने इसके विभिन्न क्षेत्राधिकारों को भी देखा। मूल अनुच्छेद 131, रिट अनुच्छेद 32, अपीलीय और सलाहकारी अनुच्छेद 143। और अंत में हमने न्यायिक समीक्षा और अभिलेख न्यायालय जैसी शक्तियों को भी समझा। अब ये देखते हैं कि परीक्षा में कैसे प्रश्न बन सकते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक तो सीधे अनुच्छेद पर सवाल आ सकता है, जैसे अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? बिल्कुल। या फिर तथ्यात्मक प्रश्न, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? या फिर अवधारणा पर, जैसे एकीकृत न्याय व्यवस्था का क्या अर्थ है? और प्रक्रिया पर भी, जैसे जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? बिल्कुल। और अंत में एक विचार, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का संरक्षक है। सोचिए, अगर न्यायिक समीक्षा की शक्ति न होती तो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तब तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कैसे होती? वही तो, ये शक्ति लोकतंत्र को संतुलित और जीवंत बनाए रखने के लिए कितनी आवश्यक है, इस पर विचार कीजिएगा। सही कहा। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है जो लोकतंत्र को बहुमत की तानाशाही बनने से रोकता है। नमस्कार। आज हम भारत की न्यायिक प्रणाली के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ पर गहराई से बात करेंगे। जी, हम बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स की। हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छे स्लाइड्स हैं जो इस विषय को समझने में हमारी मदद करेंगे, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारा लक्ष्य है कि हम इन स्लाइड्स में दी गई जानकारी को बिंदु दर बिंदु समझें, हर महत्वपूर्ण तथ्य को याद करें और ये भी देखें कि परीक्षाओं में यहाँ से कैसे सवाल बन सकते हैं। एकदम सही। हम सिर्फ क्या है ये नहीं जानेंगे, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। हम संवैधानिक प्रावधानों, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी शक्तियों और अधिकार क्षेत्र के हर पहलू पर गौर करेंगे। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे उच्च न्यायालय के परिचय और इतिहास की। ठीक है, मैं पहले इसकी बुलेट पॉइंट्स पढ़ देता हूँ। जी। भारत में उच्च न्यायालय का गठन सर्वप्रथम 1862 में हुआ। 3 प्रमुख उच्च न्यायालयों की स्थापना, कलकत्ता 1 जुलाई 1862, बंबई 14 अगस्त 1862 और मद्रास 26 जून 1862। और संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 में इसका वर्णन है। तो पहला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सीधा तथ्यात्मक प्रश्न बनता है। भारत में हाईकोर्ट की शुरुआत कब हुई? और इसका जवाब है 1862। हाँ, 1862, इसे याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट उन 3 पहले हाई कोर्ट्स के बारे में है जिन्हें प्रेसिडेंसी कोर्ट्स भी कहा जाता था। सही, कलकत्ता, बंबई और मद्रास। कभी कभी परीक्षा में इनकी स्थापना की तारीखों का मिलान करने को भी कहा जा सकता है। जी, तारीखें भी जरूरी हो सकती हैं। और तीसरा पॉइंट संविधान से जुड़ा है। उच्च न्यायालयों का वर्णन संविधान के भाग 6 में है और अनुच्छेद 214 से 231 तक। ये रेंज याद रखना जरूरी है। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। इसमें लिखा है, संविधान का अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये अनुच्छेद तो सीधा सीधा परीक्षाओं में पूछा जाता है। हाँ, कि अनुच्छेद 214 का संबंध किससे है? और उत्तर होगा राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि 1862 में जब ये न्यायालय बने तब हमारा संविधान तो था नहीं। सही कहा, ये ब्रिटिश भारत में स्थापित हुए थे। आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने इसी संरचना को अपनाया और इसे संवैधानिक दर्जा दे दिया। ये दिखाता है कि ये व्यवस्था कितनी मजबूत थी। हम्म। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अनुच्छेद 231 में दिए गए एक विशेष संवैधानिक प्रावधान की। अच्छा। पहला बुलेट पॉइंट, संसद विधि द्वारा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी साझा हो सकता है। और ये प्रावधान 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया। अभी हमने अनुच्छेद 214 पढ़ा कि हर राज्य का एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन ये स्लाइड उसका एक अपवाद बताती है। बिल्कुल, एक एक्सेप्शन। अनुच्छेद 331
संसद को ये शक्ति देता है कि वो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है। जैसे पंजाब और हरियाणा का। एक ही हाई कोर्ट चंडीगढ़ में है। बिल्कुल। और ये सिर्फ राज्यों के लिए ही नहीं, बल्कि एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी हो सकता है। सही है। सबसे जरूरी बात, ये प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा जोड़ा गया। ये साल और संशोधन संख्या दोनों ही परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी, एग्जाम अलर्ट भी यही कहता है। 7वां संशोधन 1956 साझा उच्च न्यायालय यानी कॉमन हाई कोर्ट की अनुमति देता है। इस संशोधन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि 1956 में राज्य पुनर्गठन हुआ था। अच्छा। हाँ, कई छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने, जिनके लिए अलग-अलग हाईकोर्ट बनाना मतलब व्यावहारिक नहीं था। इस प्रावधान ने न्यायपालिका की संरचना को और लचीला बना दिया। अब आते हैं जजों पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में। ठीक है। मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से। अन्य न्यायाधीश नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीजेआई, संबंधित राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। सभी नियुक्तियां राष्ट्रपति की मोहर के तहत की जाती हैं। तो यहाँ सबसे मुख्य कीवर्ड है राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। सही। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति 2 लोगों से सलाह लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई और उस राज्य के राज्यपाल। जी। और जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो प्रक्रिया में एक व्यक्ति और जुड़ जाता है, उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो कुल मिलाकर राष्ट्रपति, सीजेआई, राज्यपाल और उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करते हैं। हाँ, एग्जाम अलर्ट भी इसी बात को सरल बनाता है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राज्यपाल से परामर्श अनिवार्य है। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट होता है। सही कहा। छात्र अक्सर सोचते हैं कि राज्य का मामला है तो राज्यपाल नियुक्ति करते होंगे, लेकिन नहीं, नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति ही करते हैं। यहाँ पर ये जो परामर्श शब्द है, इसका बहुत गहरा संवैधानिक महत्व है। अच्छा। हाँ, जिसे कॉलेजियम सिस्टम के विकास के जरिए समझा जाता है। हालांकि स्लाइड में इसका जिक्र नहीं है, पर यह जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक साधारण सलाह नहीं है, बल्कि एक स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, अगली स्लाइड। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या अर्हताएं यानी योग्यताएं चाहिए और उन्हें शपथ कौन दिलाता है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। वह भारत का नागरिक हो। जी। भारत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो। जी। या किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता यानी वकील रहा हो। और शपथ अनुच्छेद 219 के तहत राज्य के राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। तो पहली योग्यता तो सीधी है, भारत का नागरिक होना। जी। दूसरी और तीसरी योग्यता में या लगा है, मतलब दोनों में से कोई एक पूरी होनी चाहिए। या तो 10 साल तक जज रहे हों, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, या फिर किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत की हो। हाँ, तो ये 10 वर्ष का समय याद रखना है। अब बात शपथ की। अनुच्छेद 219। जी, अनुच्छेद 219 के तहत और शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। यहीं पर वो बड़ा कंफ्यूजन आता है। बिल्कुल, एग्जाम अलर्ट इसी अंतर को स्पष्ट करता है। शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, जबकि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं का पसंदीदा सवाल है। हाँ, क्योंकि इसमें गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इसे याद करने का एक तरीका हो सकता है कि नियुक्ति दिल्ली से यानी राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन शपथ राज्य में आकर राज्यपाल के सामने लेनी पड़ती है। बिल्कुल, ये नियुक्ति और शपथ का विभाजन एक तरह से शक्ति के पृथक्करण का एक सूक्ष्म उदाहरण है, जो केंद्र और राज्य के बीच एक संतुलन बनाता है। अब आते हैं कार्यकाल पर। इस स्लाइड में हम बात करेंगे न्यायाधीशों के कार्यकाल और उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है। पॉइंट्स हैं, आयु सीमा अधिकतम 62 वर्ष तक पद पर रह सकते हैं। त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी दे सकते हैं। और हटाना संसद के विशेष बहुमत यानी महाभियोग प्रस्ताव द्वारा। आधार सिद्ध कदाचार या अक्षमता। तो पहला पॉइंट आयु सीमा। हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष है। और ध्यान रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज की 65 वर्ष होती है। ये अंतर जरूर याद रखें। सही। दूसरा पॉइंट त्यागपत्र। अगर कोई जज इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि नियुक्ति भी वही करते हैं। बिल्कुल। और तीसरा पॉइंट है हटाना। ये प्रक्रिया बहुत जटिल है
और इसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहते हैं। इम्पीचमेंट। हाँ, ये संसद में होती है और इसके लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। और हटाने के सिर्फ 2 आधार हैं, सिद्ध कदाचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अक्षमता यानी इनकेपेसिटी। जी। एग्जाम अलर्ट में सबसे जरूरी बात बताई गई है। उच्च न्यायालय के जज को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है। मतलब दोनों के लिए एक ही कठिन प्रक्रिया है? ऐसा क्यों? ये कठिन प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। इसका मतलब है कि कोई भी सरकार आसानी से किसी जज को सिर्फ इसीलिए नहीं हटा सकती क्योंकि वह सरकार के फैसलों से असहमत है। बहुत खूब। अब आते हैं वेतन और भत्तों पर। इस स्लाइड में हम न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन के बारे में जानेंगे। अच्छा, पैसों की बात। हाँ, मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2.5 लाख प्रति माह। अन्य न्यायाधीशों का वेतन है 2.25 लाख प्रति माह। वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से दिए जाते हैं और पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। तो वेतन के आंकड़े शायद उतने जरूरी ना हो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश का वेतन अन्य न्यायाधीशों से थोड़ा ज्यादा होता है। जी। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण भाग, वेतन और भत्ते कहां से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। और पेंशन? वो दी जाती है भारत की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एग्जाम अलर्ट इसी कंफ्यूजन को दूर करता है। वेतन राज्य देता है, लेकिन पेंशन केंद्र देता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और इसका लॉजिक ये है कि जज एक से दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकते हैं और वे रिटायर होने तक कई राज्यों में सेवा दे चुके होते हैं, इसलिए पेंशन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ले लेती है। ये तो बहुत तार्किक है। हाँ, और एक और बात, वेतन का राज्य की संचित निधि पर भारित होना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। उसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि इस पर विधानसभा में मतदान नहीं हो सकता। ये भी न्यायपालिका की वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए एक संवैधानिक सुरक्षा कवच है। इस स्लाइड में हम जजों के ट्रांसफर और एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है। पहला पॉइंट, स्थानांतरण राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। दूसरा, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग सीजेआई राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो, वह अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो या वो कार्य करने में अक्षम हो। तो एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में जजों का ट्रांसफर कौन करता है? इसका जवाब भी राष्ट्रपति है। लेकिन इसमें एक शर्त है। हाँ, ये वो अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। इसके लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई की सलाह अनिवार्य है। बिल्कुल। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की जरूरत तब पड़ती है जब स्थायी चीफ जस्टिस किसी कारण से काम नहीं कर पाते। जी, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। और इसके 3 कारण हो सकते हैं, पद खाली हो, छुट्टी पर हो या बीमार हो। सही। तो एग्जाम अलर्ट इस बात को फिर से पक्का करता है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो हमने देखा स्थायी नियुक्ति, ट्रांसफर और कार्यकारी नियुक्ति तीनों ही राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। सही। स्थानांतरण की शक्ति का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि न्याय प्रशासन सुचारू रूप से चले और किसी भी स्थानीय प्रभाव से मुक्त रहे। हालांकि इस शक्ति के उपयोग पर हमेशा बहस होती रही है ताकि इसका दुरुपयोग न हो। चलिए, अब शक्तियों पर आते हैं। इस स्लाइड में हम उच्च न्यायालय के विभिन्न क्षेत्राधिकारों और शक्तियों की एक सूची देखेंगे। एक ओवरव्यू है ये। हाँ, पहला मूल क्षेत्राधिकार, दूसरा न्यायाधीश यानी रिट क्षेत्राधिकार, तीसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार, चौथा पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार, पांचवां अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण, छठा अभिलेख का न्यायालय और सातवां न्यायिक समीक्षा। ये 7 प्रमुख शक्तियां हैं। जी, हम आने वाली स्लाइड्स में इनमें से कुछ को विस्तार से समझेंगे। बस अभी के लिए इन नामों से परिचित हो जाइए। ठीक है। और एग्जाम अलर्ट कहता है, उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का रक्षक माना जाता है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि रिट क्षेत्राधिकार जो पॉइंट 2 है, उसके तहत हाईकोर्ट सीधे नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। ये सूची दर्शाती है कि उच्च न्यायालय केवल एक अपीलीय अदालत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी भूमिका बहुत व्यापक है। ये संविधान के संरक्षक और राज्य में न्याय के सर्वोच्च प्रहरी के रूप में कार्य करता है। तो चलिए पहली शक्ति को समझते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार की। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। हाँ, पॉइंट्स हैं, संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा, राजस्व मामले, न्यायालय की अवमानना और वसीयत, विवाह, तलाक और कंपनी कानून।
तो मूल क्षेत्राधिकार का मतलब है वे मामले जिनकी सुनवाई सीधे हाईकोर्ट में शुरू हो सकती है, निचली अदालतों में जाए बिना। बिल्कुल। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सांसदों और विधायकों के चुनाव से जुड़े विवाद। हाँ, अगर किसी को चुनाव में हुई धांधली को चुनौती देनी है तो वो सीधे हाईकोर्ट जा सकता है। और बाकी मामले जैसे वसीयत, तलाक, कंपनी कानून आदि भी सीधे हाईकोर्ट में सुने जा सकते हैं। जी। एग्जाम अलर्ट इसी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को हाईलाइट करता है। सांसदों और विधायकों के चुनाव विवाद सीधे हाईकोर्ट में सुने जाते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के विपरीत उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार ज्यादातर नागरिक मामलों तक ही सीमित है। केंद्र राज्य विवाद जैसे मामले सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आते हैं। अब आते हैं हाईकोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक पर। इस स्लाइड में हम रिट क्षेत्राधिकार के बारे में बात करेंगे, जिसका वर्णन अनुच्छेद 226 में है। ये बहुत ही जरूरी है। पॉइंट्स हैं जी। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। हाँ। और 5 प्रकार की रिट हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा। जी। देश जारी कर सकता है ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। और ये 5 प्रकार की रिट होती है जिनके नाम और मोटे तौर पर मतलब पता होने चाहिए। हाँ, अब एग्जाम अलर्ट एक बहुत ही गहरी और महत्वपूर्ण बात बताता है। उच्च न्यायालय का रिट अधिकार क्षेत्र, जो अनुच्छेद 226 में है, वो सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 से व्यापक है। वाइडर है। ये व्यापक क्यों है, ये समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर रिट जारी कर सकता है। सिर्फ मौलिक अधिकार। हाँ, लेकिन हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों के साथ साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। यही बात हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार को ज्यादा व्यापक बनाती है। चलिए अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में हम 2 और शक्तियों, अपीलीय और पर्यवेक्षीय को समझेंगे। अपीलीय एंड सुपरवाइजरी। जी। अपीलीय अधीनस्थ न्यायालयों के सिविल और आपराधिक फैसलों के खिलाफ अपील सुनना। पर्यवेक्षीय अपने क्षेत्र के सभी न्यायालयों और ट्रिब्यूनल्स पर नजर रखना। और एक अपवाद है, सैन्य न्यायालयों पर यह नियम लागू नहीं होता। तो अपीलीय का सीधा मतलब है अपील सुनना। अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, चाहे मामला सिविल हो या क्रिमिनल। सही। और पर्यवेक्षीय का मतलब है सुपरवाइजर की तरह काम करना। हाई कोर्ट अपने राज्य की सभी निचली अदालतों और ट्रिब्यूनल्स के कामकाज पर निगरानी रखता है। लेकिन इसका एक बड़ा अपवाद है सैन्य न्यायालय। हाँ, हाई कोर्ट का पर्यवेक्षण सैन्य अदालतों पर लागू नहीं होता। जी। एग्जाम अलर्ट इसी अपवाद पर जोर देता है। हाई कोर्ट की पर्यवेक्षण शक्ति सैन्य न्यायालयों पर लागू नहीं होती। यहाँ एक बात और है कि पर्यवेक्षीय शक्ति अपीलीय शक्ति से अलग है। वो कैसे? इसमें हाई कोर्ट खुद से भी किसी मामले में हस्तक्षेप कर सकता है अगर उसे लगता है कि निचली अदालत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है या न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रही है। अब देखते हैं निचली अदालतों पर नियंत्रण। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि हाईकोर्ट निचली अदालतों को कैसे नियंत्रित करता है। ठीक है। पॉइंट्स हैं: जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और तैनाती में राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श लेते हैं। राज्य न्यायिक सेवा के अन्य पदों की नियुक्ति में भी भूमिका होती है। और निचली अदालत में चल रहे किसी मामले को वापस अपने पास मंगा सकता है यदि संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो। तो जिला जजों की नियुक्ति, पोस्टिंग और प्रमोशन के मामलों में राज्यपाल हमेशा हाईकोर्ट से सलाह लेते हैं। जी, ये अनिवार्य है। और अगर हाईकोर्ट को लगता है कि निचली अदालत में कोई ऐसा केस चल रहा है जिसमें संविधान की व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण सवाल है, तो वो उस केस को अपने पास ट्रांसफर कर सकता है। हाँ, ये शक्ति भी है। एग्जाम अलर्ट नियुक्ति की प्रक्रिया को फिर से स्पष्ट करता है। जिला जजों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, पर एचसी की सलाह पर। ये हाईकोर्ट के प्रशासनिक नियंत्रण को दिखाता है और यह प्रावधान राज्य की न्यायपालिका में एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए है। अब एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने का क्या मतलब है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय के फैसले और कार्यवाही स्मृति के रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। इन अभिलेखों को अधीनस्थ न्यायालयों में प्रमाण माना जाता है और अवमानना यानी कंटेम्प्ट, कोर्ट का अपमान करने पर साधारण कारावास या आर्थिक दंड देने का अधिकार। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के 2 मतलब होते हैं। पहला, हाईकोर्ट के सभी फैसले रिकॉर्ड किए जाते हैं और हमेशा के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। जी। दूसरा, इन फैसलों का कानूनी महत्व होता है। निचली अदालतें इन्हें एक कानून की तरह मानने के लिए बाध्य हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं इसे।
सही। और इसी शक्ति से जुड़ी है अवमानना की शक्ति। अगर कोई हाईकोर्ट के फैसले का अपमान करता है तो हाईकोर्ट उसे सजा दे सकता है। जी। एग्जाम अलर्ट। अवमानना के परिणाम बताता है। अवमानना के लिए जेल और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ये शक्ति केवल अदालत की गरिमा बनाए रखने के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए भी है कि उसके आदेशों का पालन हो और न्याय प्रभावी ढंग से लागू हो सके। अपनी आखिरी स्लाइड में हम उच्च न्यायालय की एक और बहुत बड़ी शक्ति, न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में बात करेंगे। जुडिशियल रिव्यू। हाँ, केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों का परीक्षण करने की शक्ति। यदि कोई कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। और 42वें संशोधन 1976 में इसे कम किया गया था, लेकिन 43वें संशोधन 1977 में वापस बहाल कर दिया गया। तो न्यायिक समीक्षा का मतलब है कि हाईकोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून की जांच कर सकता है, ये देखने के लिए कि क्या वो कानून संविधान के दायरे में है। हाँ। और अगर हाईकोर्ट पाता है कि कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वो उस कानून को असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता है। बिल्कुल। यहाँ एक ऐतिहासिक तथ्य है। 42वें संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, ने इस शक्ति को कम करने की कोशिश की थी। लेकिन तुरंत बाद 43वें संशोधन ने इसे फिर से बहाल कर दिया। ये दिखाता है कि ये शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। जी। एग्जाम अलर्ट इसका महत्व बताता है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसका मतलब है कि संसद भी संशोधन करके इस शक्ति को छीन नहीं सकती। यह शक्ति विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर एक संवैधानिक अंकुश है। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी सरकार मनमाने कानून न बना सके और सब कुछ संविधान के अनुसार ही चले। यह लोकतंत्र का एक सुरक्षा वाल्व है। तो आज हमने उच्च न्यायालय से जुड़ी लगभग हर महत्वपूर्ण जानकारी को इन स्लाइड्स के माध्यम से समझा। एक अच्छी चर्चा रही। हमने शुरुआत की 1862 में इसकी स्थापना से, फिर हमने अनुच्छेद 214 और 231 को देखा। हमने नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा होती है और शपथ जो राज्यपाल द्वारा होती है के बीच का अंतर समझा। हमने कार्यकाल जो 62 वर्ष है, हटाने की प्रक्रिया और वेतन पेंशन के अनोखे नियम को भी जाना कि वेतन राज्य से, पेंशन केंद्र से। और अंत में हमने हाईकोर्ट के विभिन्न क्षेत्राधिकारों, विशेषकर रिट जो अनुच्छेद 226 में है, और न्यायिक समीक्षा की शक्तियों को समझा। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ सवाल सीधे बन सकते हैं, जैसे हाईकोर्ट के जज को शपथ कौन दिलाता है, या किस संवैधानिक संशोधन ने साझा उच्च न्यायालय की अनुमति दी। हाईकोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से व्यापक क्यों है, सांसदों के चुनावी विवाद की सुनवाई कहाँ शुरू होती है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन किस निधि पर भारित होता है। इन सभी सवालों के जवाब आप श्रोताओं को पता हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार के साथ समाप्त करना चाहूंगी। आज हमने न्यायिक समीक्षा की शक्ति के बारे में बात की जो संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। जी। विचार करने के लिए एक प्रश्न यह है, यदि भविष्य में तकनीक और समाज के विकास के साथ कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जहां विधायिका द्वारा बनाया गया कानून जनता की नज़र में सही हो लेकिन संवैधानिक व्याख्या के अनुसार गलत, तो उस स्थिति में न्यायपालिका और लोकतंत्र के बीच संतुलन कैसे बनाया जाना चाहिए, इस पर सोचिएगा। नमस्कार। भारतीय राजव्यवस्था की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय न्यायपालिका की संरचना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर गहराई से चर्चा करेंगे, अधीनस्थ एवं उच्च न्यायालय। जी हाँ, यह चर्चा प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे और विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए विशेष रूप से तैयार की गई है। हमारा लक्ष्य है कि इस सत्र के बाद अधीनस्थ और उच्च न्यायालयों से जुड़ा कोई भी सवाल आपसे न छूटे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले स्लाइड 1 पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे भारतीय संविधान में राज्य न्यायपालिका की स्थिति के बारे में। इसके मुख्य बिंदु हैं संविधान के भाग 6 में राज्य न्यायपालिका का वर्णन, अध्याय 5 उच्च न्यायालय हाईकोर्ट्स अनुच्छेद 214 से 231, अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स अनुच्छेद 233 से 237। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि राज्य न्यायपालिका का वर्णन संविधान के भाग 6 में है
हाँ, परीक्षा में सीधे तौर पर भाग यानी पार्ट से जुड़े प्रश्न आते हैं। भाग वी राज्यों से संबंधित है, इसलिए राज्य के उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय भी इसी भाग में आते हैं। और इस भाग वी को भी अध्यायों में बांटा गया है। बिल्कुल। अध्याय 5 जो है वो विशेष रूप से उच्च न्यायालयों के बारे में है, जिसके अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक है। ये रेंज याद रखनी है। और अध्याय 6? अध्याय 6 अधीनस्थ न्यायालयों मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में है, जिसमें अनुच्छेद 233 से 237 तक शामिल है। तो परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस स्लाइड से निकल कर आती है वो है संविधान का भाग वी राज्यों के उच्च और अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है। इसे नोट कर लेना चाहिए। एकदम सही। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालयों की संरचना या उनके पदानुक्रम मतलब हायरार्की के बारे में। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, 2 तरह की सीढ़ियों के माध्यम से दीवानी यानी सिविल और फौजदारी यानी क्रिमिनल न्यायालयों की संरचना को दिखाया गया है। बाईं ओर दीवानी मामले हैं, सबसे ऊपर हैं जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जज, उनसे नीचे है सिविल जज सीनियर और सबसे निचले स्तर पर है मुंसिफ। ये दीवानी मामलों जैसे जमीन जायदाद, पैसे के लेन देन, इन सब की सुनवाई का क्रम है। और दाईं ओर फौजदारी मामलों का क्रम है। जी, सबसे ऊपर है सत्र न्यायाधीश या सेशन जज, उनके नीचे है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मतलब सीजेएम और सबसे नीचे है न्यायिक मजिस्ट्रेट। अच्छा, तो अक्सर जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश एक ही व्यक्ति होते हैं। हाँ बिल्कुल, जब वे दीवानी मामले सुनते हैं तो जिला न्यायाधीश कहलाते हैं और जब फौजदारी मामले सुनते हैं तो सत्र न्यायाधीश। इस स्लाइड का मुख्य बिंदु है जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। ये बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी जिले में न्यायिक व्यवस्था का प्रमुख जिला न्यायाधीश होता है। परीक्षा में ये प्रश्न सीधे पूछा जा सकता है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। इसके बुलेट पॉइंट्स है। अनुच्छेद 233 नियुक्ति प्रक्रिया। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से। शर्त 1, केंद्रीय या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत न हो। शर्त 2, कम से कम 7 वर्ष का वकालत अनुभव अनिवार्य। सिफारिश उच्च न्यायालय द्वारा की गई हो। तो सबसे पहले अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। जी, और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल यानी गवर्नर, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं करते। वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के परामर्श से करते हैं। एकदम सही। ये दोनों नाम महत्वपूर्ण हैं, राज्यपाल और उच्च न्यायालय। अब बात करते हैं शर्तों की। पहली शर्त है कि वो व्यक्ति पहले से किसी सरकारी नौकरी में ना हो, और दूसरी, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, कि उसके पास कम से कम 7 साल तक वकील के रूप में काम करने का अनुभव होना चाहिए। बिल्कुल, ये 7 वर्ष का अनुभव परीक्षाओं में बार-बार पूछा जाता है। तो मुख्य बिंदु यही हुआ कि सीधी भर्ती के लिए 7 वर्ष का वकालत अनुभव अनिवार्य शर्त है। हाँ, इस स्लाइड से 3 सीधे सवाल बनते हैं। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय। और न्यूनतम अनुभव कितना चाहिए? 7 वर्ष। बहुत बढ़िया। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। इस स्लाइड में हम समझेंगे कि अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किसका होता है। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं अनुच्छेद 234 और 235। अनुच्छेद 234 अन्य न्यायाधीशों की भर्ती, राज्यपाल प्लस लोक सेवा आयोग प्लस उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 235 पदोन्नति, प्रमोशन और छुट्टी का अधिकार उच्च न्यायालय के पास। तो देखिए, अनुच्छेद 234 जो है वो जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य न्यायाधीशों की भर्ती के बारे में है। इसमें 3 निकाय शामिल हैं, राज्यपाल, राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय। जी, लेकिन अनुच्छेद 235 बहुत महत्वपूर्ण है। यह स्पष्ट करता है कि जिले के सभी न्यायालयों पर नियंत्रण उच्च न्यायालय का होता है। नियंत्रण का मतलब क्या हुआ यहाँ? मतलब डे टू डे के काम में दखल? नहीं, इसका मतलब है जजों की पोस्टिंग, उनकी पदोन्नति मतलब प्रमोशन और उन्हें छुट्टी देना, ये सभी फैसले उच्च न्यायालय लेता है। अच्छा, तो मुख्य बिंदु ये है कि अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालय का होता है। बिल्कुल, यह लाइन याद रखें, यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अब बात करते हैं गांव के स्तर की। इस स्लाइड में हम बात करेंगे ग्राम स्तर पर न्याय की व्यवस्था, यानी पंचायत न्यायालय के बारे में। इसके मुख्य बिंदु है ग्राम स्तर पर न्याय, छोटे दीवानी एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई, अन्य नाम
न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत। उद्देश्य सुलभ और त्वरित न्याय प्रदान करना। तो ये न्यायालय गांव के स्तर पर काम करते हैं। इनका मुख्य काम छोटे-मोटे दीवानी और फौजदारी मामलों को सुलझाना है। हाँ, ताकि लोगों को छोटे विवादों के लिए जिला अदालतों तक ना जाना पड़े। इनके अलग-अलग नाम भी हैं, जैसे न्याय पंचायत या ग्राम कचहरी। और इनका उद्देश्य है लोगों को आसानी से और जल्दी न्याय मिले। पर इनकी शक्तियां सीमित हैं। ये गंभीर अपराधों की सुनवाई नहीं कर सकते और ना ही कारावास की सजा दे सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि न्याय पंचायत केवल छोटे मुकदमों और जुर्माने तक सीमित होती है। बिल्कुल। अब हम आते हैं उच्च न्यायालय पर। ठीक है। इस स्लाइड में हम उच्च न्यायालय से जुड़े कुछ सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों पर बात करेंगे। बुलेट पॉइंट्स हैं। अनु 214 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय। अनु 215 अभिलेखों का न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अनु 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनु 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं शर्तें। तो अनुच्छेद 214 कहता है कि हर राज्य का अपना एक उच्च न्यायालय होगा, उनके लिए कानून का काम करते हैं। और दूसरा ये कि इसके पास अपनी अवमानना यानी कंटेम्प्ट के लिए दंड देने की शक्ति होती है। अच्छा, तो मुख्य बिंदु ये हुआ कि अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय अपनी अवमानना यानी कंटेम्प्ट के लिए दंड दे सकता है। हाँ, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अगली स्लाइड में हम उच्च न्यायालय की शक्तियों और उसके क्षेत्राधिकार पर चर्चा करेंगे। इसके मुख्य बिंदु हैं शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। अनु 226 मूल अधिकारों के लिए रिट जारी करने की शक्ति। अनु 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनु 231 दो या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 226 ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति। जी हाँ। और अनुच्छेद 231 संसद को दो या दो से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति देता है। इस स्लाइड का मुख्य बिंदु है कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट अनु 32 से व्यापक है। ये कैसे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ-साथ किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अच्छा, तो इसलिए उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से व्यापक है। ये तथ्य परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम भारत के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों के बारे में जानेंगे। स्थापना वर्ष है 1862 से 1866 के बीच। कलकत्ता 1862 सबसे पुराना, अंडमान निकोबार सहित। बॉम्बे 1862, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, मद्रास 1862, तमिलनाडु और पुडुचेरी। इलाहाबाद 1866, उत्तर प्रदेश चौथा उच्च न्यायालय। तो भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी। 1862 में एक साथ 3, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। जी। और कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। इसका अधिकार क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर भी है। और चौथा पुराना उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1866 में हुई। तो मुख्य बिंदु है, सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कलकत्ता में हुई थी। सीधा सवाल आता है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? उत्तर कलकत्ता 1862। एकदम। अब देखते हैं कुछ साझा उच्च न्यायालय। इस स्लाइड में हम कुछ प्रमुख साझा उच्च न्यायालयों और उनके अधिकार क्षेत्र को देखेंगे। जैसा कि इस फिगर में भारत के नक्शे पर दिखाया गया है, कुछ उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र कई राज्यों पर है। बुलेट पॉइंट्स हैं गुवाहाटी 1948, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। पंजाब और हरियाणा 1966, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। जम्मू एवं कश्मीर 1928, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। केरल 1956, केरल और लक्षद्वीप। इनमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सबसे बड़ा है। ये 4 राज्यों को कवर करता है। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। जी। और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार
पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर है। तो इसका मुख्य बिंदु ये हुआ कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में सर्वाधिक 4 राज्य आते हैं। बिल्कुल, ये प्रश्न बहुत आम है। और अब सबसे नए उच्च न्यायालयों की बात करते हैं। इस स्लाइड में हम 21वीं सदी में स्थापित हुए नए उच्च न्यायालयों के बारे में जानेंगे। इसके बुलेट पॉइंट्स हैं 21वीं सदी की स्थापनाएं, 2013 मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, पूर्व उत्तर में अलगकोट, 2019 आंध्र प्रदेश, अमरावती, 2019 तेलंगाना, हैदराबाद, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड 2000 में स्थापित। तो 2013 में पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को अपने अलग उच्च न्यायालय मिले। इससे पहले ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते थे। जी, और 2019 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती में और तेलंगाना के लिए हैदराबाद में नए उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय। बिल्कुल, और यही इस स्लाइड का मुख्य बिंदु है। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या 25 है। यह तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। कुल 25 उच्च न्यायालय। हाँ, अब इस चर्चा की सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड पर आते हैं, जो सीधे परीक्षा से जुड़ी है। यह स्लाइड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों का एक त्वरित सारांश है। बुलेट पॉइंट्स है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष है। वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से, पेंशन भारत की संचित निधि से, त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। तो सेवानिवृत्ति आयु है 62 वर्ष। याद रहे, सर्वोच्च न्यायालय के लिए ये 65 वर्ष है। जी, अब वेतन और पेंशन, ये सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। न्यायाधीशों को वेतन मतलब सैलरी उस राज्य की संचित निधि से मिलता है जहां वे सेवा कर रहे हैं। लेकिन उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है, मतलब केंद्र सरकार से। ऐसा क्यों? ताकि सेवानिवृत्ति के बाद कोई राज्य सरकार उन पर अनुचित प्रभाव न डाल सके। अच्छा, और त्यागपत्र वो राज्यपाल को नहीं, राष्ट्रपति को देते हैं। बिल्कुल, तो इस स्लाइड का मुख्य बिंदु यही है। वेतन राज्य सरकार देती है, लेकिन पेंशन केंद्र सरकार भारत की संचित निधि देती है। इस स्लाइड का हर एक बिंदु एक संभावित प्रश्न है। आयु, वेतन का स्रोत, पेंशन का स्रोत और त्यागपत्र किसे दिया जाता है, ये सब याद रखना होगा। बिल्कुल। तो चलिए, आज हमने जो भी सीखा उसे जल्दी से दोहराते हैं। जी, राज्य न्यायपालिका संविधान के भाग VI में है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है और इसके लिए 7 साल का वकालत अनुभव चाहिए। अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण उच्च न्यायालय का होता है। अनुच्छेद 235। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 से व्यापक है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कलकत्ता 1862 है और वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। और सबसे जरूरी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन राज्य की संचित निधि से और पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है। इसके आधार पर कुछ संभावित परीक्षा प्रश्न भी देख लेते हैं। जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और पेंशन का भुगतान किन निधियों से किया जाता है? इस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेखों का न्यायालय कहा जाता है। भारत में नवीनतम उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किन-किन राज्यों पर है? हमें उम्मीद है कि इस विस्तृत चर्चा से आपको अधीनस्थ और उच्च न्यायालयों के विषय को समझने में मदद मिली होगी। याद रखें, रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल। अगली चर्चा में हम सर्वोच्च न्यायालय पर बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जैसा कि आपने उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसके MCQ प्रैक्टिस। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत प्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कलकत्ता, ऑप्शन सी मद्रास या फिर ऑप्शन डी बम्बई। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत वर्ष 1774 में
कलकत्ता में पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस न्यायालय की नींव रखी गई? ऑप्शन ए फेडरल कोर्ट, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी प्रिवी काउंसिल और ऑप्शन डी हाई कोर्ट। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन ए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सही कहा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 3, वर्तमान उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 28 जनवरी 1950 या ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत के वर्तमान उच्चतम न्यायालय ने 28 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से अपना कार्य प्रारंभ किया था। जी, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5 और ऑप्शन डी भाग 6। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका के बारे में विस्तृत वर्णन दिया गया है। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद के तहत आता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 124, ऑप्शन बी अनुच्छेद 129, ऑप्शन सी अनुच्छेद 131 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। आपके पास हैं 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 124 में भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन का स्पष्ट प्रावधान है। सही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, वर्तमान में 2019 से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 31, ऑप्शन बी 34, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 30। आपके पास हैं 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। वर्ष 2019 में हुए संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीशों सहित कुल 34 जजों का प्रावधान है। जी, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी विधि आयोग। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। संविधान के अनुसार समय समय पर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति केवल संसद के पास सुरक्षित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8, मूल संविधान में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 12। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन ए। जब संविधान लागू हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी कानून मंत्री। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत के उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10,
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन ए। पद ग्रहण करने से पूर्व सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 40 वर्ष, ऑप्शन सी 45 वर्ष या ऑप्शन डी संविधान में कोई उल्लेख नहीं। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन डी। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए किसी भी प्रकार की न्यूनतम आयु का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13। सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए हाई कोर्ट में कितने वर्ष का अनुभव बतौर जज आवश्यक है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष और ऑप्शन डी 70 वर्ष। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। भले ही प्रश्न में अनुभव पूछा गया हो, लेकिन दिए गए विकल्प सुप्रीम कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु को दर्शाते हैं, जो कि 65 वर्ष निर्धारित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 13। सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए हाई कोर्ट में कितने वर्ष का अनुभव बतौर जज आवश्यक है? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या ऑप्शन डी 3 वर्ष। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति का किसी हाई कोर्ट में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक जज होना अनिवार्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 14। राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेत्ता का प्रावधान किस कोर्ट की नियुक्ति के लिए है? ऑप्शन ए केवल सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी केवल हाई कोर्ट, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी जिला न्यायालय। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन ए। किसी प्रख्यात न्यायविद या पारंगत विधिवेत्ता को सीधे जज नियुक्त करने का यह विशेष प्रावधान केवल सुप्रीम कोर्ट के लिए है, हाई कोर्ट के लिए नहीं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 15। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी संसद। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यायाधीश अपनी सेवानिवृत्ति से पहले किसी भी समय भारत के राष्ट्रपति को अपना हस्तलिखित त्यागपत्र सौंप सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान मासिक वेतन कितना है? ऑप्शन ए 2.50 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2.80 लाख रुपए, ऑप्शन सी 3.50 लाख रुपए और ऑप्शन डी 2.25 लाख रुपए। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। वर्तमान प्रावधानों के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपए का मासिक वेतन प्रदान किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? ऑप्शन ए 2.25 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2.50 लाख रुपए, ऑप्शन सी 2.80 लाख रुपए या ऑप्शन डी 2.0 लाख रुपए। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के अन्य सभी न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2,50,000 रुपए निर्धारित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18।
न्यायाधीशों का वेतन किस निधि से दिया जाता है? ऑप्शन ए भारत की आकस्मिक निधि, ऑप्शन बी भारत की संचित निधि, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री राहत कोष और ऑप्शन डी वित्त आयोग अनुदान। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारत होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19, न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में कितने सदस्यों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 100 या ऑप्शन डी 25। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। यदि किसी न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाता है तो उसे स्वीकार करने के लिए कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20, न्यायाधीशों को हटाने का आधार क्या है? ऑप्शन ए सिद्ध कदाचार या असमर्थता, ऑप्शन बी संविधान का उल्लंघन, ऑप्शन सी भ्रष्टाचार और ऑप्शन डी दिवालियापन। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन ए। संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी अनुच्छेद 131, ऑप्शन सी अनुच्छेद 132 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों की सुनवाई का मूल क्षेत्राधिकार प्राप्त है जो सीधे उसी के पास आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 22, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय और ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। केंद्र और राज्यों के बीच या विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का सीधा निपटारा करने का अधिकार केवल भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 23, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 226, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 136 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 141। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सीधे रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24, मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। भारत के संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का अंतिम रक्षक और व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट को ही माना गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25, सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा नामक 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ये है इन सभी MCQ की आंसर की, जो कि आपकी रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेगी। MCQ प्रैक्टिस यहीं समाप्त होती है। दोबारा सुनकर अभ्यास करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसके MCQ प्रैक्टिस। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं।
तो प्रश्न 26, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं? हाँ, और इसके ऑप्शंस है ऑप्शन ए अनुच्छेद 137, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 131। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का अधिकार दिया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27, क्या राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य है? ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल संवैधानिक मामलों में और ऑप्शन डी केवल विदेशी मामलों में। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। राइट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह केवल एक परामर्श होती है, जिसे मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 28, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड किस अनुच्छेद ने घोषित किया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी अनुच्छेद 130, ऑप्शन सी अनुच्छेद 141 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 137। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 129 यह स्थापित करता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति होगी। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29, न्यायालय की अवमानना या कंटेम्प्ट के लिए अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? ऑप्शन ए 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष और ऑप्शन सी 5 माह। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है, असल में इस प्रश्न के विकल्पों में सही उत्तर मौजूद नहीं है। हाँ, स्रोत में दिए गए विकल्पों में स्पष्टता नहीं है, किंतु न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत उचित दंड का प्रावधान है। सही कहा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30, कानूनों की संवैधानिकता जांचने की शक्ति क्या कहलाती है? ऑप्शन ए न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन बी न्यायिक सक्रियता, ऑप्शन सी PIL या पायल और ऑप्शन डी विशेषाधिकार। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिल्कुल। कोई कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं, यह जांचने की न्यायालय की शक्ति को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 31, सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों की समीक्षा या रिव्यू किस अनुच्छेद के तहत करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 136, ऑप्शन बी अनुच्छेद 137, ऑप्शन सी अनुच्छेद 142 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 145। आपके पास हैं 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाँ, अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 32, रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद अंतिम विकल्प क्या होता है? ऑप्शन ए पुनर्विचार याचिका, ऑप्शन बी क्यूरेटिव पिटीशन या क्यूरेटिव पिटीशन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति से अपील और ऑप्शन डी लोक अदालत। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। राइट। जब रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाती है तो न्याय पाने के अंतिम न्यायिक उपाय के रूप में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की जा सकती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 33, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश या एक्टिंग CJI की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 126, ऑप्शन बी अनुच्छेद 127, ऑप्शन सी अनुच्छेद 128 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 130। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन ए। हाँ, अनुच्छेद 136 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 34, कोरम या क्वारम पूरा न होने पर तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज की नियुक्ति कौन करता है?
ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की मंजूरी से, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन डी विधि मंत्री। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। सही है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 35। तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जज केवल कहाँ नियुक्त किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए हाई कोर्ट में, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट में, ऑप्शन सी जिला कोर्ट में और ऑप्शन डी ट्रिब्यूनल में। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। राइट। संविधान के अनुसार तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बैठकों के लिए की जा सकती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 36, 99वां संविधान संशोधन 2014 किससे संबंधित था? ऑप्शन ए जीएसटी, ऑप्शन बी एनजेएसी या एनजेएसी, ऑप्शन सी ईडब्ल्यूएस या ईडब्ल्यूएस और ऑप्शन डी भूमि सीमा समझौता। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल, ये संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग या एनजेएसी की स्थापना से संबंधित था, जिसे जजों की नियुक्ति के लिए लाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 37, सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को असंवैधानिक कब घोषित किया? ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2015, ऑप्शन सी 2016 या ऑप्शन डी 2017। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाँ, वर्ष 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए इस संशोधन को रद्द कर दिया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े किसी भी विवाद को सुलझाने का अंतिम अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। राइट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 39। आधारभूत संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत किस केस में दिया गया? ऑप्शन ए गोलकनाथ केस, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस 1973, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स केस और ऑप्शन डी मेनका गांधी केस। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 40, डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। राइट। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है, जिसके बिना डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान अर्थहीन हो जाता। हाँ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 41, भारत में उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का गठन सर्वप्रथम कब हुआ? ऑप्शन ए 1858, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1935 और ऑप्शन डी 1950। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत वर्ष 1862 में पहली बार उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 42। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए बम्बई हाई कोर्ट, ऑप्शन बी मद्रास हाई कोर्ट, ऑप्शन सी कैलकाटा हाई कोर्ट और ऑप्शन डी इलाहाबाद हाई कोर्ट। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाँ, कैलकाटा उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1862 में सबसे पहले हुई थी। सही कहा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 43।
चौथा उच्च न्यायालय 1866 में कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी दिल्ली या ऑप्शन डी इलाहाबाद। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन डी। राइट। 3 प्रेसिडेंसीज न्यायालयों के बाद 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना चौथे उच्च न्यायालय के रूप में हुई। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 44। राज्य न्यायपालिका या स्टेट जुडिशरी का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 7 और ऑप्शन डी भाग 9। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। संविधान का भाग 6 राज्यों से संबंधित है, जिसमें राज्य न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों का विस्तृत वर्णन है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 45। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 214, ऑप्शन बी अनुच्छेद 216, ऑप्शन सी अनुच्छेद 231 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। आपके पास है 5 सेकंड। सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन ए। हाँ, अनुच्छेद 214 स्पष्ट रूप से ये प्रावधान करता है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न 46। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 25 और ऑप्शन डी 28। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के गठन के बाद वर्तमान में भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो गई है। राइट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 47। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश या सीजेआई और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 48। हाई कोर्ट जज की नियुक्ति में राष्ट्रपति किससे परामर्श करते हैं? ऑप्शन ए केवल सीजेआई से, ऑप्शन बी केवल राज्यपाल से, ऑप्शन सी सीजेआई और संबंधित राज्य के राज्यपाल से या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री से। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी। राइट। नियुक्ति प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल दोनों से परामर्श लिया जाता है। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 49। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ या ओथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश और ऑप्शन डी राज्य के विधि मंत्री। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। नियुक्ति भले ही राष्ट्रपति करते हैं, परंतु न्यायाधीशों को पद की शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आखिरी सवाल, प्रश्न 50। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण या ट्रांसफर कौन कर सकता है? ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी संसद। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। आज का ये एमसीक्यू अभ्यास यहीं समाप्त होता है। जैसा कि आपने उसका थियरी पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट आयु कितनी है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी
65 वर्ष, ऑप्शन डी 58 वर्ष। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी 62 वर्ष। हाईकोर्ट के जज 62 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए ये आयु 65 वर्ष होती है। जी, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए अधिवक्ता के रूप में कितना अनुभव चाहिए? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी 10 वर्ष। किसी भी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम 10 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव अनिवार्य है। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या हाईकोर्ट जज बनने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल मुख्य न्यायाधीश के लिए, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन ए हाँ। भारतीय न्यायपालिका में किसी भी संवैधानिक पद जैसे कि हाईकोर्ट जज के लिए भारत का नागरिक होना पहली और अनिवार्य शर्त है। सही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाई कोर्ट के जज अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री को। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। भले ही जज राज्यों के हाईकोर्ट में काम करते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति और उनका इस्तीफा दोनों सीधे राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाईकोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? ऑप्शन ए राज्य के मुख्य सचिव, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के जज, ऑप्शन सी जिला जज, ऑप्शन डी राज्यपाल। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट के जज। हाईकोर्ट के जजों को पद से हटाने की महाभियोग जैसी प्रक्रिया बिल्कुल वैसी होती है जैसी सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए संसद में अपनाई जाती है। जी, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? ऑप्शन ए 2.25 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2.50 लाख रुपए, ऑप्शन सी 2.80 लाख रुपए, ऑप्शन डी 3.0 लाख रुपए। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी 2.5 लाख रुपए। राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का निर्धारित मासिक वेतन 2.5 लाख रुपए होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना है? ऑप्शन ए 2 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2.25 लाख रुपए, ऑप्शन सी 2.50 लाख रुपए, ऑप्शन डी 2.80 लाख रुपए। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी 2.25 लाख रुपए। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर बाकी सभी अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2.25 लाख रुपए तय किया गया है। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाईकोर्ट के जजों का वेतन किस निधि से दिया जाता है? ऑप्शन ए भारत की संचित निधि, ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि, ऑप्शन सी आकस्मिक निधि, ऑप्शन डी आरबीआई। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्य की संचित निधि। जब तक जज पद पर रहते हैं उन्हें वेतन उसी राज्य की संचित निधि से मिलता है जहां वो कार्यरत होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाईकोर्ट की जजों की पेंशन किस निधि से दी जाती है? ऑप्शन ए राज्य की संचित निधि, ऑप्शन बी भारत की संचित निधि, ऑप्शन सी संबंधित राज्य के कोषागार से, ऑप्शन डी पीएफ फंड से। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5 4 3 2 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत की संचित निधि। ये एक ट्रिकी पॉइंट है। वेतन राज्य सरकार देती है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पेंशन हमेशा भारत की संचित निधि से दी जाती है। सही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वित्तीय आपातकाल में
क्या जजों का वेतन कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल सीजीआई का, ऑप्शन डी राज्यपाल की अनुमति से। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन ए हाँ। अनुच्छेद 360 के तहत जब देश में वित्तीय आपातकाल लागू होता है तब जजों के वेतन में भी कटौती की जा सकती है। जी, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी अनुच्छेद 214, ऑप्शन डी अनुच्छेद 231। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रिट अधिकार क्षेत्र के मामले में कौन सा न्यायालय अधिक व्यापक है? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट, ऑप्शन सी दोनों समान है, ऑप्शन डी जिला कोर्ट। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट अन्य कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, इसलिए इसका क्षेत्र अधिक व्यापक है। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए रिट जारी कर सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल आपातकाल में, ऑप्शन डी संसद की अनुमति से। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन ए हाँ। बिल्कुल, हाईकोर्ट के पास ये विशेष अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों के हनन के साथ साथ किसी भी अन्य कानूनी उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए हम आदेश देते हैं, ऑप्शन बी शरीर को प्रस्तुत करो, ऑप्शन सी मना करना, ऑप्शन डी किस अधिकार से। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी शरीर को प्रस्तुत करो। यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया हो। इसका अर्थ है कि बंदी को कोर्ट के सामने भौतिक रूप से पेश किया जाए। सही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। परमादेश यानी मैंडामस रिट किसके खिलाफ जारी की जाती है? ऑप्शन ए निजी व्यक्ति, ऑप्शन बी सार्वजनिक अधिकारी, ऑप्शन सी केवल राष्ट्रपति, ऑप्शन डी विदेशी नागरिक। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी सार्वजनिक अधिकारी। मैंडामस या परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं, और यह कोर्ट द्वारा किसी सार्वजनिक अधिकारी को उसकी कानूनी ड्यूटी निभाने के लिए जारी किया जाता है। जी, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2 या अधिक राज्यों के लिए साझा उच्च न्यायालय का प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए पहला संशोधन, ऑप्शन बी 7वां संशोधन 1956, ऑप्शन सी 42वां संशोधन, ऑप्शन डी 44वां संशोधन। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी 7वां संशोधन 1956। 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने संसद को यह अधिकार दिया कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही कॉमन हाई कोर्ट स्थापित कर सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साझा उच्च न्यायालय की स्थापना का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी संसद विधि द्वारा, ऑप्शन डी संबंधित राज्य। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी संसद विधि द्वारा। केवल देश की संसद के पास ये विधायी अधिकार है कि वो कानून बनाकर 2 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक संयुक्त हाईकोर्ट बना सके। बिल्कुल।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंजाब और हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पटियाला, ऑप्शन बी अंबाला, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी दिल्ली। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों के साथ साथ चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय उनकी संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में ही स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केरल हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आता है? ऑप्शन ए पुडुचेरी, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ऑप्शन डी दमन और दीव। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप द्वीप समूह के सभी न्यायिक मामले केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सुने जाते हैं। सही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बॉम्बे हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र किन राज्यों या यूटी तक है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र और गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र और गोवा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और कर्नाटक, ऑप्शन डी केवल महाराष्ट्र। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र और गोवा। दिए गए विकल्पों के अनुसार बॉम्बे हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के साथ साथ गोवा राज्य तक फैला हुआ है। जी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक राज्यों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाला उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी मद्रास। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुवाहाटी। पूर्वोत्तर भारत का गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक ऐसा हाईकोर्ट है जिसका अधिकार क्षेत्र भारत में सबसे अधिक राज्यों पर लागू होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कितने राज्य आते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4। वर्तमान में गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत 4 पूर्वोत्तर राज्य आते हैं: असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1966, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1984। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। और सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1966। दिल्ली के लिए एक अलग उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी पुडुचेरी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लद्दाख। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से दिल्ली और हाल ही में जम्मू कश्मीर ऐसे यूटी हैं जिनका अपना अलग और स्वतंत्र हाईकोर्ट है। जी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं? ऑप्शन ए मद्रास, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी उड़ीसा। आपके पास है 5 सेकंड, सोचिए आपका उत्तर क्या होगा। 5, 4, 3, 2, 1। और सही उत्तर है ऑप्शन सी, कैलकाटा। बंगाल की खाड़ी में स्थित होने के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायिक मामले कैलकाटा उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर ब्रांच द्वारा देखे जाते हैं। ये है इन सभी MCQ के आंसर की, जो कि आपके रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेगी। MCQ प्रैक्टिस यहीं समाप्त होती है। दोबारा सुनकर अभ्यास करें। धन्यवाद। जैसा कि आपने उसका थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया है, तो अब हम शुरू करेंगे उसके MCQ प्रैक्टिस। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। आज हम इंडियन जुडिशरी से जुड़े इन 25 अहम सवालों पर डीप डाइव करेंगे। मैं ये सोच रहा था कि ये सवाल एग्जाम्स के नज़रिए से कितने क्रिटिकल हैं,
इससे रिवीजन काफी पक्का हो जाएगा। हाँ, सही कहा आपने। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्न 76 लेते हैं। वर्ष 2013 में किन 3 राज्यों में हाई कोर्ट स्थापित किए गए? ऑप्शन ए है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ऑप्शन बी मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल। ऑप्शन सी गोवा, सिक्किम, असम। या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 2013 में पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों मतलब मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के लिए अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 77 है, आंध्र प्रदेश के लिए अलग उच्च न्यायालय कब बना? इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 1 जनवरी 2014, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2019, ऑप्शन सी 2 जून 2014 या ऑप्शन डी 15 अगस्त 2020। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 2019। आंध्र प्रदेश का जो अलग उच्च न्यायालय है वो इसी दिन से अमरावती में विधिवत रूप से कार्यरत हुआ था। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला सवाल। प्रश्न 78, तेलंगाना उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वारंगल, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अमरावती या ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। ये तो काफी सीधा सवाल है। सही उत्तर है ऑप्शन बी हैदराबाद। तेलंगाना राज्य का उच्च न्यायालय उसकी राजधानी हैदराबाद में ही स्थित है। सही। अब आते हैं प्रश्न 79 पर। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005 या फिर ऑप्शन डी 1999। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। उत्तराखंड राज्य के गठन के साथ ही वर्ष 2000 में नैनीताल में इस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। बिल्कुल। अगला है प्रश्न 80, भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश अमरावती, ऑप्शन सी त्रिपुरा या ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत का जो सबसे नवीनतम और 25वां उच्च न्यायालय है वो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ही है। हाँ, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 81, अधीनस्थ न्यायालयों मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 6, ऑप्शन सी भाग 9 या ऑप्शन डी भाग 11। इसका जवाब है ऑप्शन बी। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इसी से जुड़ा है प्रश्न 82, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? ऑप्शन ए 214 से 231, ऑप्शन बी 233 से 237, ऑप्शन सी 124 से 147 या ऑप्शन डी 239 से 242। सही उत्तर है ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों के गठन और अधिकारों के बारे में बताया गया है। सही कहा। अब प्रश्न 83, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 233, ऑप्शन बी अनुच्छेद 234, ऑप्शन सी अनुच्छेद 235 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 226। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 233 में स्पष्ट रूप से किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान निहित है। बिल्कुल। अब आते हैं प्रश्न 84 पर। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन डी राज्य लोक सेवा आयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। राज्य के भीतर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास होता है। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 85, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राज्यपाल किससे परामर्श करते हैं? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट से, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय से, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री से या ऑप्शन डी विधि मंत्री से। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी। नियुक्ति करते समय राज्यपाल के लिए संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय से परामर्श करना अनिवार्य है। अब प्रश्न 86, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट के पास है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 233, ऑप्शन बी अनुच्छेद 234, ऑप्शन सी अनुच्छेद 235 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 236।
इसका जवाब है ऑप्शन सी। संविधान का अनुच्छेद 235 उच्च न्यायालय को राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति देता है। सही। अब प्रश्न 87। जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति यानी प्रमोशन किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी राज्य सरकार या ऑप्शन डी यूपीएससी। ऑप्शन बी, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के तहत जिला न्यायाधीशों की पदोन्नति और सेवा शर्तें उच्च न्यायालय द्वारा ही निर्देशित होती हैं। बिल्कुल। अब प्रश्न 88। जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए कितने वर्ष का वकालत अनुभव अनिवार्य है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष या ऑप्शन डी 3 वर्ष। ऑप्शन बी सही है। सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार को कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। अगला है प्रश्न 89। जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए जिला कलेक्टर, ऑप्शन बी सत्र न्यायाधीश, ऑप्शन सी जिला न्यायाधीश या ऑप्शन डी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। सही उत्तर है ऑप्शन सी। किसी भी जिले में न्यायिक प्रशासन और न्यायालयों का सर्वोच्च अधिकारी जिला न्यायाधीश ही होता है। सही कहा। अब प्रश्न 90। जिला न्यायाधीश किन मामलों की सुनवाई करता है? ऑप्शन ए केवल दीवानी, ऑप्शन बी केवल फौजदारी, ऑप्शन सी दीवानी और फौजदारी दोनों या ऑप्शन डी केवल राजस्व। इसका जवाब है ऑप्शन सी। जिला न्यायाधीश को जिले के स्तर पर दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। बिल्कुल। अब प्रश्न 91। ग्राम न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2010 या ऑप्शन डी 2000। ऑप्शन बी सही है। ग्रामीण स्तर पर त्वरित न्याय सुलभ कराने के उद्देश्य से ये अधिनियम वर्ष 2008 में संसद द्वारा पारित किया गया था। और इसी से जुड़ा है प्रश्न 92। ग्राम न्यायालय किस स्तर पर कार्य करता है? ऑप्शन ए जिला स्तर, ऑप्शन बी मध्यवर्ती या पंचायत स्तर, ऑप्शन सी राज्य स्तर या ऑप्शन डी मंडल स्तर। इसका आंसर है ऑप्शन बी। न्याय को आम लोगों की पहुंच में लाने के लिए ग्राम न्यायालय मुख्य रूप से पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर स्थापित किए जाते हैं। सही। अब प्रश्न 93। मोबाइल कोर्ट की अवधारणा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पीएन भगवती, ऑप्शन बी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी वीआर कृष्णा अय्यर या ऑप्शन डी एम हिदायतुल्ला। ये काफी दिलचस्प है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। मोबाइल कोर्ट या पहियों पर न्याय का ये अभिनव विचार भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत किया था। हाँ, बहुत ही विजनरी सोच थी उनकी। खैर, प्रश्न 94 पर आते हैं। क्या राज्यपाल जिला न्यायाधीश को पद से हटा सकता है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी हाँ हाई कोर्ट की सलाह पर, ऑप्शन सी हाँ राष्ट्रपति की सलाह पर या ऑप्शन डी हाँ अपनी विवेकाधीन शक्ति से। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। राज्यपाल को जिला न्यायाधीश को पद से हटाने का अधिकार तो है, परंतु इसके लिए उसे राज्य के उच्च न्यायालय की सलाह लेनी होती है। बिल्कुल। अब प्रश्न 95। हाई कोर्ट की पर्यवेक्षण शक्ति किस पर लागू नहीं होती? ऑप्शन ए जिला कोर्ट, ऑप्शन बी ट्रिब्यूनल, ऑप्शन सी सैन्य न्यायालय या ऑप्शन डी फैमिली कोर्ट। सही उत्तर है ऑप्शन सी। उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण या अधीक्षण शक्ति सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी सैन्य न्यायालय पर लागू नहीं होती। प्रश्न 96। सांसदों और विधायकों के चुनाव संबंधी विवाद सीधे कहाँ सुने जाते हैं? ऑप्शन ए जिला कोर्ट, ऑप्शन बी चुनाव आयोग, ऑप्शन सी हाई कोर्ट या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। इसका जवाब है ऑप्शन सी। सांसदों और विधायकों के निर्वाचन से जुड़े विवादों की प्रारंभिक सुनवाई का सीधा अधिकार संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के पास होता है। सही कहा। अब प्रश्न 97। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद ने बनाया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 214, ऑप्शन बी अनुच्छेद 215, ऑप्शन सी अनुच्छेद 216 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 217। ऑप्शन बी। संविधान के अनुच्छेद 215 के प्रावधानों के तहत प्रत्येक उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। और प्रश्न 98।
उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश या ऑप्शन डी राज्य के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। किसी राज्य के उच्च न्यायालय में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास ही होती है। अब आते हैं आखिरी दो सवालों पर। प्रश्न 99, जनहित याचिका यानी PIL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ऑप्शन बी प्राइवेट इंटरेस्ट लॉ, ऑप्शन सी पब्लिक इंक्वायरी लॉ या ऑप्शन डी पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये तो काफी सरल है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। PIL का पूर्ण रूप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, जिसे सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए न्यायालय में दायर किया जाता है। बिल्कुल। और हमारा आज का आखिरी सवाल, प्रश्न 100। भारत में PIL की अवधारणा किसने शुरू की? ऑप्शन ए जस्टिस KG बालकृष्णन, ऑप्शन बी जस्टिस PN भगवती, ऑप्शन सी जस्टिस दलवीर भंडारी या ऑप्शन डी जस्टिस रंजन गोगोई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। भारत की न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका की शुरुआत और इसकी विकास का मुख्य श्रेय जस्टिस PN भगवती को ही दिया जाता है। तो ये है इन सभी MCQ की आंसर की, जो कि आपके रिवीजन टाइम में बहुत हेल्प करेगी। MCQ प्रैक्टिस यहीं समाप्त होती है। दोबारा सुनकर अभ्यास करें। धन्यवाद। बिल्कुल। और हाँ, खुद से ये जरूर सोचें कि क्या ग्राम न्यायालयों की पहुंच आज वास्तव में हर गांव तक हो पाई है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। धन्यवाद।